हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ईशांत लर्निंग। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग। पिछले पार्ट में मैंने सोचा था कि मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करके ही मानूंगा, लेकिन मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। इसलिए मैं उस पार्ट में वीडियो को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया और चैप्टर को भी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन फ्रेंड्स, इस बार मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पार्ट 3। हम प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स से पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। Bujo and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants. अब जो बूझो और पहेली थे वह पास वाले गेहूं के मैदान में गए और वहां उन्होंने देखा कि गेहूं के फसल के साथ साथ कुछ और भी छोटे छोटे घास की तरफ प्लांट्स उग रहे थे। अब यहाँ बूझो पूछ रहा है, हैव दिस अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पजली। बूझो पूछ रहा है कि क्या यह प्लांट्स जो उग रहे हैं यह जानबूझ के लगाए गए हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं। इन फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। अब जो फील्ड में कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं क्रॉप के साथ, ठीक है। तो जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होता है उनको हम वीड्स कहते हैं। अब हम आगे अगला पैरा पढ़ते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। जो रिमूवल ऑफ वीड्स होता है उसको हम वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप plants for water, nutrients, space and light. Thus they affect the growth of the crop. अब जो सीड रिमूवल ऑफ वीड्स होता है उसको हम वीडिंग कहते हैं। और वीडिंग इसलिए नेसेसरी होता है क्योंकि जो ये अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं यह क्रॉप के साथ वाटर और सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फिर स्पेस, लाइट, ये सब भी मतलब लेते हैं और जिसकी वजह से प्लांट्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते हैं, इसलिए इनको हटाना ज़रूरी रहता है। दस द इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, और साथ में यह ग्रोथ ऑफ द क्रॉप को भी रोक देते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। अब कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो कि हार्वेस्टिंग में बहुत दिक्कत करते हैं और जो कि जहरीले भी हो सकते हैं और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए मतलब हार्मफुल भी हो सकता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। फार्मर अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। जो फार्मर्स होते हैं उन्होंने बहुत से मेथड आजकल उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है जिसकी वजह से वीड्स को हम हटा सकते हैं या उनके ग्रोथ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन सपोर्टिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। अब सीड्स को बोने से पहले जो प्लगिंग है उससे जो रूट्स ऑफ द अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं वह उखड़ जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स फिर से वह प्लांट्स हट जाते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। अब वो सूख जाते हैं और सॉइल में मिक्स हो जाता है। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर और सीड्स। अब ना वीड्स को रिमूव करने का सबसे अच्छा टाइम वह होता है जब वह फ्लावर और सीड्स प्रोड्यूस करता है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी। जो वीडिंग है वो एक खुरपी के हेल्प से किया जाता है। अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज्ड टू अपरूट वीड्स। अब जो सीड ड्रिल होता है वह भी वीड्स को अपरूट करने में बहुत मदद करता है, या मतलब हटाने में बहुत मदद करता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। जो वीड्स होता है वह के बहुत से केमिकल्स जिन्हें हम वीडिसाइड्स कहते हैं उनसे कंट्रोल होता है, जैसे कि 2,4-D हो गया। अब 2,4-D भी एक बहुत ही फेमस वीडिसाइड्स इसको हम कहते हैं। These are spread in the damage to these are spread in the fields to kill the weeds. अब इन्हें हम जो हमारे फील्ड होते हैं उनमें हम इसको ये
डाल देते हैं ताकि जो वीड्स हैं वह मर जाएं। अब हम आगे पढ़ते हैं, दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, ये क्रॉप्स को डैमेज नहीं करता है। तो वीडिसाइड्स आर डिल्यूटेड विथ वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विथ अ स्प्रेयर। जो वीडिसाइड्स होते हैं उनको वाटर से पहले डिल्यूट किया जाता है और फिर स्प्रे कर दिया जाता है फील्ड में एक स्प्रेयर की हेल्प से। यहाँ पूछो कर रहा है, do weedicides have any effect on the person handling of the weedicides sprayer? क्या जो weedicides होते हैं वो पर्सन के हाथ पे weedicide sprayer कुछ भी मतलब अफेक्ट करता है? तो as already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds. जैसा कि लिखा हुआ है कि जो वीडिसाइड्स होते हैं वह स्प्रेड होते हैं जब वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स होता है बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। स्प्रेइंग ऑफ वीड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। अब स्प्रेडिंग ऑफ वीड्स जो होता है वो फार्मर के हेल्थ को थोड़ा सा अफेक्ट करता है। सो दे शुड यूज़ दिस केमिकल्स वेरी केयरफुली, इसलिए इन्हें यह केमिकल्स केयरफुली यूज़ करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल्स। अब इन्हें अपने नोज़ और माउथ को एक पीस ऑफ क्लॉथ से कवर कर लेना चाहिए ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल्स, इन केमिकल्स को स्प्रे करने से पहले। अब आगे पड़ता है हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग को मैं बता देता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा अपने गांव पे कि फसल की कटाई की जाती है जब, मतलब सिकल का यूज़ करके, सिकल को हम लोग, मुझे इसका हिंदी नेम याद नहीं आ रहा है, मैं आपको अगर मुझे याद आता है तो मैं ये आपको कमेंट पे बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, हार्वेस्टिंग मतलब क्रॉप्स को काटने को हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। हार्वेस्टिंग इज ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। जो हार्वेस्टिंग होता है क्रॉप का वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। अब ये आगे हम पढ़ते हैं, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जो क्रॉप का कटिंग होता है जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है क्रॉप, और जब हम लोग उसको काटते हैं तो उसी को हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। अब हार्वेस्टिंग में या तो क्रॉप्स को हम लोग पूरी तरह से बाहर खींच देते हैं या तो एकदम नीचे तक उसको काट देते हैं। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। एक सीरियल क्रॉप को 3 से 4 महीने लग जाते हैं मैच्योर होने में। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। अब जो हार्वेस्टिंग होता है हम लोगों के कंट्री में वो या तो सिकल से होता है या एक मशीन से होता है जिसको हम लोग हार्वेस्टर कहते हैं। ये सिकल है, इसका हिंदी नेम मैं आपको कमेंट कर दूंगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है इसलिए प्लीज़ सॉरी। अब हम आगे पढ़ते हैं। In the harvested crop the grain seeds need to be separated। अब देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ ये होती है कि जैसे फसल होता है, अब ना फसल को की कटाई तो हमने कर दी, लेकिन फसल के अंदर से सीड्स को अब अलग करना पड़ता है। और सीड्स को अलग करने के प्रोसेस को, और ना जो उसके ऊपर का परत टाइप का होता है उसको हम लोग चाफ कहते हैं। अब चाफ और सीड्स को जब हम लोग अलग करते हैं तो इसको थ्रेसिंग कहते हैं। दिस इज कैरिड आउट विथ द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। अब यह एक मशीन है जिसका नाम कंबाइन है, उसी के हेल्प से थ्रेसिंग होती है, विच इज़ इन फैक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेसर। अब इसको कंबाइन इसलिए कहता है क्योंकि ये हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों का काम करता है। पहले ये हार्वेस्ट करता है, फिर अब उसी मशीन से ये इसकी थ्रेसिंग भी कर देता है। अब यहाँ पहली पूछ रही है आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स stubs are left in the field which are burnt by farmers। पहली is what she knows that it causes pollution, it will also catch fire and damage the crops। अब हम आगे पढ़ते हैं। farmers with small holding of land do the separation of grain and chaff by winnowing।
जो फार्मर्स होता है स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड्स के, वो ना ग्रेन और चाफ को अलग अलग करता है विनोइंग से। अब हमने विनोइंग के बारे में क्लास 6 में ऐसे ही पढ़ चुका है। अब हम आगे पढ़ते हैं अब यहाँ पे है, ये देखिए यही है विनोइंग मशीन। अब विनोइंग मशीन जो होती है वो जो स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड के जो फार्मर होते हैं, जैसे जिन फार्मर के पास स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड होती है, वो विनोइंग का इस्तेमाल करते हैं। और विनोइंग सेपरेशन ऑफ ग्रेन और चाफ का होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल। आफ्टर 3 और 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। अब 3-4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद एक दिन ऐसा आता है जब फसल की कटाई की जाती है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप्स। अब वह साइट आ जाता है, वह देखने को मिल जाता है जहाँ पे जो खेत होता है वह पूरा गोल्डन दिखता है क्रॉप्स से, लेडन विथ ग्रेन। अब पूरे ग्रेन से भरा हुआ रहता है। फील्स द हार्ट ऑफ फार्मर्स विथ जॉय एंड अ सेंस ऑफ वेल बीइंग। अब फार्मर के मन को एकदम खुश कर देता है और वेल बीइंग कर देता है। द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव borne fruit and it is time to relax and enjoy a little. The period of harvest is thus of great joy and happiness in all parts of India. Men and women celebrate it with great enthusiasm. Special festival associated with the harvest season are पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबियाना एंड बिहू। इसको आप लोग याद रखिएगा कि जो स्पेशल फेस्टिवल्स होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं हार्वेस्ट सीजन से, वो है पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबियाना और बिहू। ये सब आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इसलिए आप हार्वेस्ट फेस्टिवल को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है स्टोरेज। अब हम स्टोरेज अब हम स्टोरेज पढ़ने वाले हैं। ये लास्ट टॉपिक नहीं है, इसके बाद एक और टॉपिक है जिसका नाम है फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो पहले हम स्टोरेज पढ़ लेते हैं। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। अब हम जो फसल उगाते हैं अब उसको स्टोर भी तो करना पड़ता है। अब हम स्टोर नहीं करेंगे तो जो ग्रेन्स होते हैं, अब जो काटे हुए ग्रेन्स होते हैं उनको बहुत लंबे समय के लिए रखना पड़ता है, तो इसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। जो हार्वेस्टेड क्रॉप होता है उसको स्टोरेज करना एक बहुत ही ज़रूरी टास्क होता है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर नॉट टू बी ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। अगर हार्वेस्टेड ग्रेन को बहुत लंबे समय तक रखना है तो दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उनको मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना पड़ता है। हार्वेस्टेड ग्रेन हैड मोर मॉइस्चर। जो हार्वेस्टेड ग्रेन होते हैं उनके पास ज़्यादा मॉइस्चर होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग। अगर फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स को बिना सूखे हुए रख दिया जाए तो वह सब स्पॉइल्ड हो जाते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म से अटैक्ड हो जाते हैं, मेकिंग देम अनफिट फॉर जर्मिनेशन। और उन्हें जर्मिनेशन के लिए अनफिट बना दिया जाता है। हैंस बिफोर स्टोरिंग देम, इसके लिए उनको स्टोर करने से पहले द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। अब इसको स्टोर करने से पहले हम इसको सुखाते हैं अच्छे से, ताकि जो इसकी नमी है वो कम हो जाए। द ग्रेन्स आर properly dried in the sun to reduce the moisture in them. This prevents the attack by insect pests, bacteria and fungi. अब यह इंसेक्ट पेस्ट, बैक्टीरिया और फंगी से अटैक होने से बचाता है। अभी आप जो करिए, आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग व्हीट, आई वंडर वाई। अब मैं यहाँ पहले को बता दूँ कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो एनिमल्स होते हैं छोटे छोटे, वो सब बहुत ही नीम के पत्तों से डरते हैं। अब जैसे आपने टेलीविज़न में एक ऐड देखा होगा कि जो हमारा कॉइल होता है जो मॉस्किटोस को भगाने के लिए होता है, तो उसमें भी नीम का यूज़ किया जाता है, क्योंकि नीम से बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स मरते हैं। इसलिए नीम का
नीम को भी क्रॉप्स के ऊपर रख दिया जाता है ताकि कोई ऑर्गेनिजम्स इसमें जा ना पाए। हम आगे पढ़ते हैं। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बीन्स। अब जो फार्मर होते हैं वो ग्रेन्स को जूट बैग्स या मेटालिक बीन्स में रखते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. जो लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स होता है वह साइलोज में या तो रखे जाते हैं या तो ग्रेनरीज में रखा जाता है ताकि वह प्रोटेक्ट हो सके पेस्ट से, रैट से, इंसेक्ट्स से। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। अब जो नीम लीव्स होते हैं, सूखे नीम के पत्ते, उन्हें हम फूड को स्टोर करने में घर पे यूज़ करते हैं फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउंस। अब इसको हम स्टोर करते हैं लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन्स को बिग गोडाउन में स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स के साथ, और इसलिए ताकि वह प्रोटेक्ट हो सके पेस्ट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ हमारा आ गया फूड फ्रॉम एनिमल्स। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स। अच्छा है, ये एक टेबल है, रुक जाए मैं ये देख लूँ। मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। मिल्क काउ, बैफालो, sheep, गोट, सी, कैमल। ऐसे ही आप लिख सकते हैं वूल हम लोग को मिलता है सिप से, और आप अपने मन से लिख लीजिएगा जो चीज़ हमें जिससे मिलती है। अब हम आगे पढ़ते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स। जो इस टेबल को पढ़ने के बाद हमें ये पता चल गया कि जो प्लांट्स की तरह एनिमल्स भी हमें बहुत कुछ खाने के लिए देते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं कोस्टल एरियाज में जो कि फ़िश खाना बहुत ही पसंद करते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। अब प्रीवियस क्लासेस में हमने यह पढ़ा कि हम फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं प्लांट से। वी हैव जस्ट सीन द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सीड्स सोइंग, सिलेक्शन ऑफ सीड्स सोइंग एक्सेट्रा। हमने अभी देखा है कि जो प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो बहुत से स्टेप्स के नंबर होता है, जैसे कि selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. अब जो घर पे हम एनिमल्स पालते हैं उन्हें प्रॉपर फूड, अच्छा केयर और अच्छा शेल्टर प्रोवाइड करना चाहिए। When this is done on a large scale, it is called animal हस्बेंड्री। अब आपने सुना होगा एक वर्ड डेयरी। तो डेयरी में बहुत सी गाय होती हैं, उनको एक प्रॉपर केयर में रखा जाता है, एक अच्छा खाना दिया जाता है, एक अच्छा शेल्टर रखा जाता है। इसी को जब हम लार्ज स्केल में करते हैं तो इसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। अभी आप पहली कर रही है। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कॉड ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। जो फ़िश होती है, वो पहली करिए कि जो फ़िश होता है वह बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, और हमको इससे कॉड लिवर ऑयल मिलता है जो कि रिच होता है विटामिन डी में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पूरा चैप्टर। होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अब मैं मतलब एक और वीडियो आएगी क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, जिसमें मैं इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि क्वेश्चंस क्या आते हैं। तो अगले वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।